हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 16 जून। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो वीडियो के संबंध में यदि कोई कमेंट से डाउट हो आपके, वीडियो के संबंध में कोई डाउट्स या क्वेरी हो आपकी, तो आप मुझे कमेंट उसमें लिख सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। यहाँ बात की जा रही है पेज नंबर 1 पे। वीकेंड जो कर्फ्यू है अब शुक्र के बजाय होगा शनिवार से, शनिवार शाम 5 बजे से। तो कुछ और राहतें, कुछ और छूटें दी गई हैं, देख सकते हैं। ताला है, अभी पूरे तरीके से नहीं यहाँ आ जाएगा, ये पूरा खुल जाएगा। तो उसमें थोड़ी थोड़ी राहतें दी जा रही हैं, ये दर्शाया गया इस पिक्चर के द्वारा। तो रेस्टोरेंट में खाना खा सकेंगे अभी आप। खेल कूद भी शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो बता रहे हैं जिम, योग केंद्र, पर्यटन स्थल खुल जाएंगे, लेकिन पाबंदियाँ देख सकते हैं आप। स्कूल, कोचिंग सेंटर, कॉलेज व विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं पर पाबंदियाँ रहेंगी। सभी तरह के धार्मिक स्थल, शादी समारोह पर भी पाबंदियाँ रहेंगी। तो इस प्रकार से ये कुछ राहत दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं, जो भी आपसे संबंधित है इसमें, आपको जो भी लगता है ज़रूरी है आपके लिए, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा अपने एंड से। ये बात की जा रही है यहाँ पे दिल्ली दंगे की। आपको पता होगा दिल्ली में दंगे मतलब कि जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था, तो वहाँ पे इसकी बात की गई है, दंगे की जो बात की गई दिल्ली की। तो वहाँ पे हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, वहाँ पे उसने राहत दी है, कुछ इनको बेल दे दिया है इनको। तो ये बात पूरी की पूरी की जा रही है इस न्यूज़ के अंदर। तो विरोध प्रदर्शन मौलिक अधिकार है, ये बात की गई है कि विरोध जो प्रदर्शन है वो एक फंडामेंटल राइट है पर्सन का भारत के अंदर। तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पर है ये मौलिक अधिकार, जो अपनी बातों को कह सकें। आप मतलब कह सकते हैं अपनी बातों को, आप प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे बात बोली गई है कि ये मौलिक अधिकार है जो नागरिक है भारत का, उसके लिए। तो उस न्यूज़ के अंदर बताया गया कि विरोध प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, इसे आतंकी कृत्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे मतलब आप टेररिस्टिक एक्टिविटी करार नहीं दे सकते हैं आप। जो भी ये विरोध प्रदर्शन है, मतलब आप इसको दबाने के स्वरूप को लेकर के सरकार के खिलाफ किया जाता है, तो सरकार उसको दबाने को चलते यहाँ पे इसको आतंकी एक्टिविटी बोल देती है। उसका रीज़न क्या है कि मैं आपको बताऊंगा अभी क्या क्या चेंजेस किए गए हैं एक्ट के अंदर। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को यह टिप्पणी की है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित एक मामले के फैसले में गई है। कोर्ट ने दंगों के मामले में गिरफ्तार पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता दिवांगना कलिता नताशा नरवाल और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तना को जमानत दे दी है यहाँ पे इन्होंने। तो ये बात पूरी की पूरी की गई है। और एक एक्ट की बात की गई है, यूएपीए। तो बताऊंगा मैं अभी आपको इसके बारे में। तो यूएपीए जो एक्ट यहाँ पे बता रहे हैं, ये है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। 1967 में ये एक्ट लाया गया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसी के तहत ये जो इसको आतंकी जो गतिविधियाँ करार दिया गया है इस एक्ट के तहत, क्योंकि इसमें अभी कुछ चेंजेस किए गए। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल आया गया 2019 में, जिसमें कि इसमें कुछ चेंजेस किए गए। सबसे बड़ा चेंज इसमें जो किया गया वो किया गया कि अब किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा किए गए सरकार विरोधी, या उनको लगता है जो उन्होंने डेफिनेशन सेट की, यहाँ पे ब्रॉड डेफिनेशन है काफ़ी, तो एक इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट करार दिया जा सकेगा। इससे पहले क्या होता था, पूरे कोई ग्रुप होता था उनको टेररिस्ट बोला जाता था, लेकिन अभी एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत व्यक्ति को भी यहाँ पे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है इस एक्ट के तहत। ये इसमें प्रावधान किए गए 2019 जब ये आया था, इसमें जो चेंजेस किए गए। अब इसे बताया गया है कि द एक्ट एम्पावर्स द डीजी ऑफ एनआईए। तो ये जो एक्ट है, एनआईए है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 2008 में बनाई गई थी। तो इसको एम्पावर करता है, यानी कि इसको शक्ति देता है। इस एक्ट के तहत शक्ति मिलती है डीजी को, एनआईए की, टू ग्रांट अप्रूवल ऑफ सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करना, मतलब कि जो लगता है कि किसी गतिविधि में इन्वॉल्व है वो प्रॉपर्टी, तो उसको अपने कब्जे में लेना, ऐसी ऐसी पावर दी जाती है इस यूएपीए एक्ट के तहत एनआईए को। तो ये बात इसके अंदर बताई गई है। तो आप मेरे को बताइएगा कि ये जो मौलिक अधिकार है, आप अपना विरोध जो प्रदर्शन करते हैं, वो कहाँ पे दिया गया है, कौन से अनुच्छेद के अंदर है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ये अच्छी न्यूज़ है। जो भी आरएएस के लिए अभी और नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छी खबर आ रही है। आरपीएससी को मिली है आरएएस अधीनस्थ सेवा पदों की अभ्यर्थना। तो बता रहे हैं कि 1000 पदों की अभ्यर्थना में आरएएस के 76, आरपीएस 77 और राजस्थान अकाउंट सर्विस के 34 सहित अन्य विभागों के पद हैं, जो कि जल्दी ही इनको मिल जाएंगे। तो आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत जल्द
इसके लिए एप्लीकेशन ओपन कर दी जाए, तो ये एक अच्छी न्यूज़ आ रही है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आरएएस की स्पेशली जो कर रहे हैं। यहाँ बात की जा रही है प्रदूषण की स्पेशली, और नदियों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो ठोस कानून से ही होंगी नदियाँ साफ। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, हाई कोर्ट की बात की गई है, एनजीटी की बात की गई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आर्टिकल 21 के मतलब आधार पर इस ट्रिब्यूनल को बनाया गया था। और दुनिया के अंदर भारत एक तीसरा देश है जिसने कि इस प्रकार का ट्रिब्यूनल बनाया है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके अलावा यहाँ बात की जा रही है कि दिल्ली के ऊपर जो हाईकोर्ट ने शिकंजा कसा है इस प्रदूषण को लेकर के, यमुना नदी में स्पेशली, तो दिल्ली सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि नदियों के प्रदूषण के चलते, नदियों में जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसके चलते दिल्ली सरकार ने BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मुझे बताइए कि BIS किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? BIS, ठीक है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले साबुन और डिटर्जेंट की बिक्री यानी कि सेल्स, ये है इसका स्टोरेज, भंडारण और इसका जो परिवहन है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, इन तीनों पे रोक लगा दी है। जो BIS के अकॉर्डिंग है, BIS के स्टैंडर्ड है, उनके अनुरूप नहीं बनाए जाने वाले साबुन और डिटर्जेंट हैं, उन पर ये रोक लगा दी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, ताकि इन नदियों में, ये बात की गई है स्पेशली यमुना नदी के दिल्ली के मामले में, तो इसमें प्रदूषण कम हो। तो अमानक साबुन यमुना में जहरीला झाग बनने की वजह है। तो ये बता रहे हैं कि जो इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये BIS स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं है, ये मुख्य कारण है यमुना नदी में जहरीले झाग जो होते हैं, मतलब उसमें बनने का। आपने देखा होगा झाग जैसे बन जाते हैं नदियों के अंदर, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इसके अलावा बात की जा रही है ट्रीटमेंट प्लांट की। तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको अपने ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, और वो जो वेस्टेज होता है वो नदियों में लैंड को प्रदूषित करता है, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर प्रदूषित करता है। तो ये बात बोली गई है, इसके लिए कड़े कदम उठाने होंगे। इस प्रकार की ट्रीटमेंट प्लांट सभी इंडस्ट्रीज़ को अनिवार्य रूप से लगाने होंगे। तो इस प्रकार की एक जो स्टार्ट की गई है पहल दिल्ली सरकार के द्वारा, ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये एक एडिटोरियल है, यहाँ पे लिखा है, ये जेल की बात की जा रही है यहाँ पे। तो अधिकतर पुलिसकर्मी हर मामले में गिरफ्तारी को अधिकार मानते हैं, मतलब कि जो पुलिस जो है, पुलिस आपको पता है राज्य का एक विषय है। तो एक प्रकार से जैसे पुराने समय में राजाओं की एक फोर्स हुआ करती थी, उसी प्रकार से जो राज्यों का राजा है मुख्यमंत्री, तो उसकी अपनी एक फोर्स है, वो है पुलिस। तो ये बता रहे हैं कि पुलिस इसको अपना एक राइट मानती है कि हर मामले में बस गिरफ्तारी करनी है और कहीं ना कहीं परेशान करना है जो भी इंडिविजुअल है उसको। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि जेल नहीं, बेल के निर्णय को भुला रही है व्यवस्था। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर मामले में ही आपको जेल में लोगों को ठूस देना है, ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये है हेमंत नाहटा, अधिवक्ता हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के, तो उनके द्वारा ये बड़ा ही अच्छा खूबसूरत एक एडिटोरियल लिखा गया है। तो इसकी बातें हम कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहली बात ये कर रहे हैं कि अनुच्छेद 21 की बात कर रहे हैं, सुप्रीमली काम करता है, सुप्रीमली काम करता है ये अनुच्छेद, सारे के सारे सेक्शन, सारी की सारी धाराओं के ऊपर है। तो इसमें बात की जा रही है गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी, यानी कि हर एक व्यक्ति को ये गरिमापूर्ण जीवन जीने की पूर्णतः गारंटी है। गारंटी इसलिए क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं, अदरवाइज ये गारंटी नहीं होता। गारंटी दी हमारे संविधान ने कि भाई आप गरिमा से अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि पुलिस के पास जब भी कोई मैटर पहुंचता है तो वो तुरंत उठा करके गिरफ्तारी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, मेंटल उसको एक ठेस पहुंचती है इंसान को। तो ये सारी की सारी बात इसमें की गई है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जेल जो है वो सुधार गृह ना होकर जैसे यातना गृह बन गए हैं। जेल का जो फंडा है वो एक्चुअली रिफॉर्मेटिव अप्रोच को लेकर के है। जैसे कि आपको सजा भी दी जाती है, वो ऐसा नहीं कि आपको प्रताड़ित करने के लिए दी जाती है, ये रिफॉर्मेटिव नेचर होता है, यानी कि आपको सुधार करने के लिए जेलों के अंदर रखा जाता है जब भी कोई ऐसे केसेस होते हैं कि आप में कुछ सुधार आ सके। ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा आपको परेशान करना है, प्रताड़ना देनी है, उसमें आपके साथ मार पिटाई करनी है जेलों के अंदर। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, जेल इसके लिए बनाई नहीं है। जेल का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको सुधार करना है, आपके नेचर में, आपके व्यवहार में सुधार करना है, इसीलिए जेल का कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो ये बात कर रहे हैं यातना गृह जैसे बन गए हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि अरेस्ट करने के समय अरेस्ट के लिखित आधार बताना संवैधानिक प्रावधान है। यानी कि जब भी कोई पुलिस वाला अरेस्ट करने के लिए आते हैं तो कहीं आपको पता ही नहीं है कितने लोग हैं जो बताते हैं कि आपको किस आधार पर अरेस्ट किया जा रहा है। कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं, सीधे आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट है, उसके आधार पर आपको गिरफ्तार करना है।
तो ये बात कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 22 है इंपॉर्टेंट, जिसमें बताता है कि आपको जानना है कि आपको संविधान के द्वारा बताया आपको मतलब कि ये एक फंडामेंटल राइट दिया गया है कि आपको अधिकार है, आप पूछ सकते हो किस आधार पे आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, और उनकी भी ड्यूटी है आपको बताना है, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है, ये बता रहे हैं इसके अंदर। इसके अलावा सेम बात बोली गई है सीआरपीसी की धारा 50(1) में। सीआरपीसी क्या है? ये है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सीआरपीसी की धारा 50(1) के तहत भी बताया गया है कि उनको लिखित बताना होगा, लिखित में, कि इस आधार पे आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है, मतलब प्रैक्टिकली हम यदि देखते हैं ऐसा होता नहीं है। तो ये ज़रूरी है। इस प्रकार से जेलों में जो भार बढ़ गया है, जेलों के ऊपर जो बात कर रहे हैं शेड्यूल के अंदर, वहाँ कहीं ना कहीं मतलब बेगुनाह लोगों को भी डाल दिया जाता है अननेसेसरी परेशान करने के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें निकल के आती हैं। यहाँ पे एक केस का जिक्र किया गया है, अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य। तो ये अरनेश कुमार जी का एक केस है जो कि बिहार राज्य का है। इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जा गया था। इनको क्या है कि गिरफ्तार कर लिया गया था, इनके मान सम्मान को यहाँ पे ठेस पहुंची थी, तो उसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे बाद में। तो यहाँ बात की गई थी सीआरपीसी की धारा 41(a) की। इस केस में बात की गई थी सीआरपीसी की धारा 41(a) की। ये बता रहे हैं कि 41(a) लागू होने पर अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, मतलब कि अरेस्ट करने के आधार हैं। आपको सबसे पहले नोटिस आएगा कि भाई आपके खिलाफ ये कंप्लेंट है और आप इस प्रकार से इस प्लेस पे आप अपनी उपस्थिति दीजिए। यदि आप वो जो आपको नोटिस जो आया है आपके खिलाफ, और आप सारे के सारे कंप्लाइंसेस कर रहे हो, आप उनको फॉलो कर रहे हो, आप वहाँ पे टाइमली जा रहे हो, तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये 41(a) के तहत बताया गया है। हाँ, लेकिन यदि आपके पास जो नोटिस आया हुआ है, आपके पास जो कॉल आ रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, आप यदि उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो उनको, तो आपको ज़रूर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रावधान है हमारे लॉज के अंदर, हमारे संविधान के अंदर, जिनका कि पालन नहीं किया जाता है पुलिस के द्वारा। इसी का नतीजा है कि जेलों के अंदर ये संख्या बढ़ती जा रही है, बता रहे हैं ये, और बड़ी ही बुरी जो हालत है लोगों की वो हो जाती है जेल के अंदर। आपको पता है कि एक दिन भी जेल के अंदर रहना कितनी बड़ी बात होती है। जो एक सही साफ सुथरा बेगुनाह इंसान होता है, कई बार उनको भी जेल के अंदर डाल दिया जाता है। आप सीधे मतलब आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ही आप उनको सीधा जेल में ले जाके डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्रताड़ित करने की चीज़ें ये हो जाती हैं जो इंडिविजुअल है। तो ये सारी की सारी बात इसके अंदर की गई हैं। तो इसके ऊपर हमें अच्छे से काम करना होगा, पुलिस को अच्छे से काम करना होगा, अपना राइट नहीं अपनी ड्यूटी समझ के ये काम करना होगा कि किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन को लेकर चलना है। हाँ, ये कई बार ये चीज़ें भी निकल के आती हैं कि पुलिस दो काम करती है यहाँ पे आज के समय में, इन्वेस्टिगेशन और पेट्रोलिंग। आपको पता है पेट्रोलिंग का काम ही पुलिस करती है और इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस करती है। तो कहीं ना कहीं बात ही निकल के आती है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन का काम है ये किसी स्पेसिफिक एजेंसी को, किसी मतलब ऐसी कोई विंग बनानी चाहिए जो कि स्पेशलाइज इसमें कि लोग होने चाहिए, इसमें कि लॉयर जैसे लोग होने चाहिए जो कि बता सकें, प्रॉपर प्रोसीजर बता सकें, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सकें, जिनके पास की रिसोर्सेज हो इन्वेस्टिगेशन के सारे। तो ये बात भी बोली जाती है, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं की गई है भारत के अंदर कि इन्वेस्टिगेशन अलग हो और पेट्रोलिंग यहाँ पे अलग हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इस एडिटोरियल के द्वारा मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो मुझे आशा है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ बात की जा रही है, एक और एडिटोरियल है महिला सुरक्षा और गर्भपात को लेकर के। तो विभूति भूषण शर्मा हैं, अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं राजस्थान सरकार के। तो ये बात कर रहे हैं कि जो गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन पारित किया गया था 2020 में लोकसभा के द्वारा और 2021 में राज्यसभा के द्वारा, तो उसकी बात की जा रही है। ओरिजिनली ये जो एक्ट है 1971 का एक्ट है। अब देख लेते हैं हम इसमें क्या बातें बोली गई हैं। तो ये है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020, इसकी बात की जा रही है। इससे पहले ये ओरिजिनली है 1971 का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें बात की गई है कि पहले क्या होता था कि जो इस प्रकार से कोई इश्यूज आ जाते थे तो जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का उसके लिए 20 सप्ताह का समय था, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अब ये नया जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें हो गया है 24 वीक का, यानी कि यदि 20 वीक की जो बात की जा रही है यहाँ पे आप डॉक्टर के बेसिस पे, मतलब डॉक्टर जो आपको सलाह देते हैं उसके बेसिस पे यदि आपको कोई इशू आ रहा है तो वहाँ पे आप टर्मिनेशन करा सकते हैं प्रेगनेंसी का। और अभी जो वर्तमान में कर दिया गया है वो कर दिया गया है 24 वीक का, लेकिन बियॉन्ड 20 वीक्स और बियॉन्ड 24 वीक इसके बाद आपको फिर लीगल प्रोसेस में जाना होता है, आपको मतलब हाई कोर्ट के पास जाना होता है, उसके परमिशन के आधार पर ही आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। ये प्रमुख बात है इस एक्ट की।
अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है इस एक्ट के, ये जो लाया गया है तो इसका है टर्मिनेशन इन केस ऑफ अनोमली। अनोमली वही है कि जहाँ पर भी कोई इश्यूज आता है बॉडी को लेकर के, कोई बीमारी को लेकर के कि आपको टर्मिनेशन कराना ही है, तो उस केस में ये आप टर्मिनेशन करा सकते हो। ये एक बेनिफिट है महिलाओं के लिए, जो कि 20 वीक था इसे 24 वीक कर दिया गया बढ़ा करके भी। हेल्प्स स्पेशल कैटेगरी वुमन, स्पेशल कैटेगरी वुमन की बात की जाती है जैसे कि रेप विक्टिम्स हैं, उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि वो टर्मिनेशन करा सकती हैं अभी, जैसे कि 24 वीक कर दिया गया है। बेनिफिशियल फॉर अनमैरिड वुमेन, अनमैरिड जो वुमेन है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मददगार है ये। इसके अलावा हेल्प इन रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु जो दर है उसको भी कहीं ना कहीं कम करने में सहायक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अब यहाँ बता रहे हैं कि ऑफेंसेज रिलेटेड टू द होमिसाइड ऑफ अनबॉर्न और न्यूबॉर्न, इंपॉर्टेंट है। जो होमिसाइड है अनबॉर्न जो पैदा नहीं हुआ और जो नया पैदा हुआ चाइल्ड है उनके लिए, तो ये कहाँ पे डील किए जाते हैं, तो ये आईपीसी जो 1860 है उसका सेक्शन है 312 से लेकर 318, तो ये सेक्शन 312 से लेकर 318 यहाँ पे डील किया जाता है होमिसाइड ऑफ अनबॉर्न और न्यूबॉर्न चाइल्ड का। तो चैप्टर है ये आईपीसी का, ये चैप्टर है 16वां यहाँ पे। तो इसके तहत ये 312 से लेकर 318 जो सेक्शन है ये इन्हीं से संबंधित है। और ये जो हम बात कर रहे हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, ये भी इनसे संबंधित है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये फैक्ट्स भी आप नोट कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें 20 और 24 वीक का जरूर आप याद रखिए। सबसे प्राइमरी इसके अंदर जो फैक्ट है, जो चेंज आया है वो यही है। यहाँ बात की जा रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आप मुझे बताइए कहाँ से और कहाँ तक है ये, इस मतलब स्टार्ट किया गया है, कहाँ तक है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे मिलिट्री की ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे। तो भारतीय सेना ने रेलवे द्वारा विकसित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मंगलवार को सैन्य वाहनों और उपकरणों से लदी मिलिट्री ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल यहाँ पे किया गया है। इस मिलिट्री ट्रेन को न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा तक चलाया गया था। फुलेरा कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है। फुलेरा नहीं, आई थिंक फुलेरा पाली के अंदर है शायद, हाँ। तो ये चीज़ें हैं। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जरा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।